गांव का वही चाय वाला अब एक भीम काय शैतान के रूप में उनके सामने खड़ा था। उसने बताया, हर 100 साल में हमें 4 नई रूहों की जरूरत होती है ताकि यह गांव अदृश्य रहे। आर्यन पहली बलि थी और तुम तीनों बाकी हो। पुणे की ये डरावनी कहानी आपको डराने के लिए काफी है। पुणे की चिलचिलाती धूप से दूर मुठा नदी के किनारे बसे कालेबाड़ी गांव के बारे में एक कहावत मशहूर थी, सूरज ढले तो दरवाजा बंद वरना मौत का रास्ता खुला। आर्यन, जो एक क्राइम रिपोर्टर था, इन बातों को महज अंधविश्वास मानता था। उसने पुणे से अपनी बाइक उठाई और शनिवार की एक शाम कालेबाड़ी पहुंच गया। गांव पहुंचते ही उसे एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव दिन में भी धुंध से ढका रहता था। आर्यन ने गांव के इकलौते ढाबे पर चाय पीते हुए पूछा, बाबा, यहाँ वो देशमुख बाड़ा कहाँ है? चाय वाले के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी फटी आवाज में कहा, साहब, वापस पुणे चले जाओ। उस बाड़े की ईंटों ने इंसानों का खून चखा है। आज अमावस्या है, आज की रात वो जागता है। आर्यन हंसा और ढाबे वाले की बात अनसुनी कर पहाड़ी की ओर बढ़ गया। हवेली मराठा वास्तुकला का एक अद्भुत लेकिन डरावना नमूना थी। सागवान के भारी दरवाजे और पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी अब काई से ढकी हुई थी। जैसे ही आर्यन ने अंदर कदम रखा, हवा का एक ठंडा झोंका उसे छू कर निकला। रात के 11 बजे थे। आर्यन ने अपने कैमरे और टॉर्च को संभाला। उसने देखा कि हवेली के आंगन में एक बरगद का वृक्ष है, जिसकी जड़ें जमीन के अंदर नहीं बल्कि हवेली की दीवारों के अंदर धंसी हुई थीं। अचानक उसे छत पर किसी के भागने की आवाज आई। धप धप धप। हवेली की ऊपरी मंजिल पर 7 कमरे थे। आर्यन ने 6 कमरे देख लिए थे, लेकिन 7वां कमरा एक भारी जंजीर से जकड़ा हुआ था। उस कमरे से एक धीमी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। कोई मराठी में एक लोरी गा रहा था। आर्यन ने जैसे ही अपना कान दरवाजे पर लगाया, आवाज बंद हो गई। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी नीचे फर्श पर डाली। दरवाजे के नीचे से गहरा लाल रंग का कोई तरल पदार्थ बाहर निकल रहा था। वो खून था। घबराकर आर्यन पीछे हटा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर उसके सफेद शर्ट पर काले कोयले जैसे हाथ का निशान छपा हुआ था। हवेली के पीछे एक पुराना कुआं था। आर्यन को वहां से किसी के सिसकने की आवाज आई। जब उसने कुएं में टॉर्च मारी तो उसकी रूह कांप गई। कुएं का पानी काला था और उसमें सैकड़ों जोड़ी आंखें ऊपर की ओर देख रही थीं। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी। एक भारी आवाज गूंजी, बाहुन्या तू चुकी केलीस, यानी मेहमान, तुमने गलती कर दी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। आर्यन भागकर अपनी बाइक की ओर गया, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। आर्यन जंगल की ओर भागा। उसे लगा कि वो गांव की ओर जा रहा है, लेकिन वो बार बार लौटकर उसी हवेली के सामने आ खड़ा होता। ये एक भूल भुलैया थी। रात के 3 बजे थे। कोहरा इतना घना हो गया था कि उसे अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। तभी उसे अपने सामने एक आकृति दिखी। वो गांव के उसी चाय वाले की थी, लेकिन उसका सर धड़ से उल्टा था। वो हवा में तैर रहा था। आर्यन समझ गया कि पूरा गांव ही इस श्राप की चपेट में है। अगले सुबह पुणे से आर्यन के दोस्तों से ढूंढते हुए कालेबाड़ी पहुंचे। गांव अपनी जगह पर था, ढाबा भी वहीं था। जब उन्होंने चाय वाले से पूछा तो उसने कहा, यहाँ कोई आर्यन नहीं आया और पहाड़ी पर तो 50 साल से कोई हवेली है ही नहीं। दोस्त जब पहाड़ी पर गए तो वहां सिर्फ झाड़ियां और पुराने पत्थरों का ढेर था, लेकिन झाड़ियों के बीच उन्हें आर्यन का कैमरा मिला। जब उन्होंने कैमरा चालू किया तो उसमें आखिरी वीडियो महज 10 सेकंड्स का था। वीडियो में आर्यन चीख रहा था और उसके पीछे एक धुंधली आकृति उसे दीवार के अंदर खींच रही थी।
वीडियो के अंत में सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी, आता तुझी बारी आहे, यानी अब तुम्हारी बारी है। आर्यन के दोस्त समीर, नेहा और विक्की पहाड़ी पर खड़े उस टूटे हुए कैमरे को देख रहे थे। समीर ने कांपते हाथों से वीडियो फिर से चलाया, आता तुझी बारी आहे, अब तुम्हारी बारी है। नेहा ने सिसकते हुए कहा, हम यहां से तुरंत निकलना चाहिए, आर्यन अब नहीं बचा। तभी विक्की की नज़र एक पत्थर पर पड़ी। वहां आर्यन की घड़ी पड़ी थी, जिसकी सुइयां 3:12 पर रुकी हुई थी। अचानक पहाड़ी की धुंध छटने लगी और उनके सामने वही आलीशान देशमुख वाड़ा खड़ा हो गया जो कुछ पल पहले तक सिर्फ खंडहर था। समीर और उसके दोस्त चाहकर भी पीछे नहीं मुड़ पा रहे थे। उनके पैर जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो। वो हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उस पर लोहे की भारी जंजीरें चढ़ गईं। हवेली के अंदर का नजारा बदल चुका था। वहां रोशनी थी, झूमर जल रहे थे और नाच गाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन नाचने वाले लोग नहीं, बल्कि हवा में तैरते हुए साए थे। मेज पर जो खाना रखा था वो सड़ चुका था और उससे बदबू आ रही थी। समीर, नेहा, एक कमजोर आवाज आई। उन्होंने देखा कि आर्यन उसी 7वें कमरे की दहलीज पर बैठा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके शरीर पर वही काले हाथों के निशान थे। भागो यहां से, ये गांव पुणे का हिस्सा नहीं है, ये एक नर्क का द्वार है जिसे देशमुखों ने बलि देकर खोला था, आर्यन चिल्लाया। लेकिन तभी आर्यन की परछाई उससे अलग होकर खड़ी हो गई। वो परछाई अब ठाकुर की रूह का हिस्सा थी। अचानक हवेली की छत गायब हो गई और आसमान खून जैसा लाल हो गया। गांव का वही चाय वाला अब एक भीम काय शैतान के रूप में उनके सामने खड़ा था। उसने बताया, हर 100 साल में हमें 4 नई रूहों की जरूरत होती है ताकि ये गांव अदृश्य रहे। आर्यन पहली बलि थी और तुम तीनों बाकी हो। विक्की ने अपनी जेब से पुणे के प्रसिद्ध भीमाशंकर मंदिर का रक्षा सूत्र निकाला और उसे हवा में लहराया। एक तीव्र रोशनी हुई, रूहें पीछे हटी, लेकिन तभी जमीन फटने लगी। आर्यन ने समझ लिया था कि सबको बचाने का एक ही तरीका है। उसने विक्की के हाथ से रक्षा सूत्र छीना और उस बरगद के पेड़ की जड़ पर बांध दिया जो हवेली की नींव में धंसी थी। वो जड़ इस श्राप का मुख्य स्रोत थी। जैसे ही सूत्र बंधा, पूरी हवेली में आग लग गई, नीली आग। आर्यन अंदर ही रह गया और उसने अपने दोस्तों को बाहर धक्का दे दिया। जाओ समीर, पुणे पहुंचकर सबको बताना कि काले बाड़ी की तरफ कभी ना आए। धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। समीर, नेहा और विक्की पहाड़ी के नीचे गिरे हुए थे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो वहां न तो कोई हवेली थी, न ही कोई रास्ता। यहां तक कि वो गांव काले बाड़ी भी नक्शे से गायब हो चुका था। वो पुणे वापस आ गए, लेकिन दहशत उनके अंदर घर कर गई थी। एक हफ्ते बाद समीर ने अपना लैपटॉप खोला। उसमें एक ईमेल आया हुआ था। भेजने वाले का नाम था आर्यन। ईमेल में सिर्फ एक फोटो थी। फोटो में समीर, नेहा और विक्की अपनी कार में बैठे थे और कार की पिछली सीट पर एक धुंधली सी आकृति, आर्यन की रूह, बैठकर मुस्कुरा रही थी। नीचे लिखा था, पुणे लौट आए, पर मैं तो अभी भी तुम्हारे साथ ही हूं। समीर ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई और उसे अपने कान के पास वही पुरानी मराठी लोरी सुनाई देने लगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आगे भी बहुत सारे हादसे होते हैं। ये कहानी सुनकर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही डरावनी कहानियाँ आपके लिए हम लेकर आते रहें।